केस में ऐसा ले रहा था कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो ज्यादा हो जा रहा है, मतलब ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, तो हमारा सर्किट कैसा बिहेव कर रहा था, इंडक्टिव के जैसा ओवरऑल। तो ओवरऑल इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या था तुम्हारा, ये था, और tan phi ये था, और यहां से हम लोग ये करंट निकाले थे, समझ में आया? ठीक है। और सिमिलरली अगर XC ग्रेटर देन XL हो जा रहा है तो उस केस में इंपेडेंस का फॉर्मूला ये होता है, और tan phi क्या होगा, XC माइनस XL बाय R, और यहां से ओवरऑल सर्किट कैसा बिहेव करता है इसमें, कैपेसिटिव के जैसा, यहां पे कैसा बिहेव करता है, इंडक्टिव के जैसा। ठीक है, तो मुझे पता था कि इंडक्टिव में करंट क्या होता है, जिधर भी पोटेंशियल रहेगा करंट उससे फाई पीछे रहता है, जितना भी ये पीछे रहता है, तो यहाँ पे माइनस फाई किया। यहाँ पे कैपेसिटिव है तो कैपेसिटिव में करंट पोटेंशियल से फाई आगे रहेगा, तो ये कुछ ऐसा लास्ट केस आता है। क्या आएगा लास्ट केस बताओ? बिल्कुल, एक्सएल किसके बराबर हो जाए, एक्सी के बराबर हो जाए, और यही होता है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, यहीं पे कंडीशन ऑफ रेजोनेंस आ जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग कंडीशन ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस बोलता है। ठीक है, अब देखो हो सकता है ना ऐसा कि एक्सएल किसके बराबर हो जाए, एक्सी के बराबर, तो बताओ इंपेडेंस कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखूं मैं, इंपेडेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या था, आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अगर ये दोनों बराबर है तो ये टर्म कितना हो जाएगा बताओ, जीरो। मतलब जो इंपेडेंस है किसके बराबर हो जाएगा, रेजिस्टेंस के बराबर। मतलब इंपेडेंस किसके बराबर हो जा रहा है बताओ, रेजिस्टेंस के बराबर। मतलब सर्किट कैसा बिहेव करेगा, प्योरली रेजिस्टिव। तो सर्किट कैसा बिहेव करेगा, सर्किट बिहेव्स एज प्योरली रेजिस्टिव, सर्किट बिहेव करेगा प्योरली रेजिस्टिव के जैसा। क्या समझ में आया मैं क्या बोला? देखो कंडीशन दो केस हम लोग देख चुके थे। ये केस क्या कि मतलब आपका एक्सएल और एक्सी क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अगर बराबर हो जाए तो इंपेडेंस का फॉर्मूला ये था, बराबर हो जाएगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब इंपेडेंस एक्चुअली है क्या, ओवरऑल रेजिस्टेंस। इंपेडेंस क्या, ओवरऑल रेजिस्टेंस। अब यहां पे इंपेडेंस किसके बराबर हो जा रहा है, रेजिस्टेंस के बराबर। मतलब हमारा सर्किट कैसा बिहेव कर ला, प्योरली रेजिस्टिव। तो अगर मैंने पोटेंशियल V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी दिया है, तो बताओ करंट का इक्वेशन क्या होगा, बताओ तो। वेरी गुड, ऐसा क्यों हुआ, बिल्कुल। तो प्योरली रेजिस्टिव कह रहे थे, I इक्वल टू आपका हो जाएगा I नॉट, कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। समझ में आया? ठीक है, अब देखो यहां से और भी केस आता है। सिंस देखो यहां पे ये कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है, तो यहां पे देखो कितना था तुम्हारा, एक्सएल इज इक्वल टू कितना था, एक्सी। एक्सएल को कितना लिख सकते हैं, ओमेगा एल, और एक्सी को कितना लिख सकते हैं, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई एल सी, यानी ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 बाई एल सी, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 बाई अंडर रूट एल सी। ठीक है, अच्छा ओमेगा का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड। डायमेंशन क्या होता है, एल कहाँ आ जाएगा, टी टू द पावर -1। मतलब ये आ सकता है कि बताइए इसका डायमेंशन क्या होता है। समझ में आया? इसको लिखो, लिखो जल्दी, यहाँ तक नोट करो। हाँ आई नॉट है, आई नॉट है ये, हाँ यहाँ पे आई नॉट है, पता आई नॉट ही रहता है ना, पीक वैल्यू रहता है उसके साथ। नहीं 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 नहीं, किसका डायमेंशन, किसका, अच्छा एलसी बता रहा हूँ, नोट तो करो। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे मॉडल फिजिक्स का पीवाईटी कर दूंगा। क्या बोले, फिर से बोलो। मॉडल फिजिक्स का पूरा पीवाईटी का डिस्कस करने बोल रही हो? हाँ ठीक है ना, कल है ना वो टाइम, सर कल कब बचे
और 1 से पावर देख लेता हूँ, जब भी टाइम निकाल लेता हूँ। देखो हो गया। देखो ध्यान दीजिए यहाँ पे, इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। अगर आपका ये इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपस में बराबर हो जाता है तो ये तुम्हारा मतलब ये कंडीशन ऑफ रेजोनेंस कहलाता है, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से इंपिडेंस का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? इंपिडेंस किसके बराबर होगा? रेजिस्टेंस के बराबर। मतलब देख के ये लग रहा है कि सर्किट कैसा बिहेव कर रहा है, प्योरली रेजिस्टिव। और इस समय जो करंट होता है मैक्सिमम होता है। क्यों मैक्सिमम होता है? बिकॉज रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? मिनिमम हो जाता है। देखो ना, ये वाला टर्म पूरा क्या हो गया? 0। तो इस समय जो करंट की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है। समझ में? करंट की वैल्यू यहाँ पे क्या होता है? मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब यहीं से मतलब ओमेगा की वैल्यू निकाल दिया। अब फ्रीक्वेंसी ही बता देता हूँ, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, नोट करिए हम तुम लोग, ठीक है। अच्छा, ओमेगा को फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख सकते हैं क्या? कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं बताइए? ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 2 पाई एफ। तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ओमेगा बाई 2 पाई। पुट कर दो यहाँ पे, यानी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से तुम्हारा 1 बाई 2 पाई अंडर रूट कितना हो जाएगा? LC। तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। नोट कर लो यहाँ तक। हो गया, ठीक है। इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जो एफ आया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। लिख ही देना वहां पर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है। हो गया। आगे चले, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। चलो अब मैं पावर बताने वाला हूँ। पावर इन एसी सर्किट। पावर में एसी अल्टरनेटिंग करंट में पावर कैसे निकालते हैं? किसका यूनिट है डायमेंशन? हाँ, अच्छा देखो, इसका डायमेंशन तुम लोग नहीं लिख सकते हो क्या? अंडर रूट LC का डायमेंशन कितना हो जाएगा बताओ? ओमेगा का डायमेंशन T⁻⁻1 होता है, उसका क्या हो जाएगा? T। मतलब ये लगभग टाइम के जैसा बिहेव कर रहा है। समझ में आया? इसको मतलब ये टाइम के जैसा बिहेव कर रहा है। जो LC है रूट में, ये कैसा बिहेव कर रहा है बताओ? टाइम के जैसा। इसको टाइम कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। टाइम के जैसा बिहेव कर, हाँ बिल्कुल, सेकंड हो जाएगा यूनिट उसका। नहीं समझ में आया? इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिला होगा। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ P/Q में भी होगा सर, देखना मिलेगा तुम्हें कि इसका डायमेंशन क्या होता है बताइए? 1/रूट LC का, ठीक है। तो 1/रूट LC क्या होता है? ओमेगा। और ओमेगा का डायमेंशन होता है टाइम इनवर्स। रूट LC का डायमेंशन क्या होगा? डायरेक्ट टाइम का, सेकंड हो जाएगा। समझ में आया? चल, हो गया। चलिए हेडिंग लगाइएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं ऑल्टरनेटिंग करंट में पावर, ठीक है। चलो, हो गया, नोट कर लिए। चलो, हेडिंग लगेगा पावर इन AC। हटाओ, चलो हेडिंग लगाइएगा आप लोग। हम लोग देखने वाले हैं पावर इन AC, ऑल्टरनेटिंग करंट। पावर इन ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अच्छा देखो, ध्यान देना, इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। पावर इन ऑल्टरनेटिंग करंट हम लोग देखने वाले हैं। AC यहाँ पे क्या है? मतलब आपका ऑल्टरनेटिंग करंट का बात किया जा रहा है, ठीक है। देखो, डायरेक्ट करंट में पावर क्या होता था? पावर का बेसिक फार्मूला क्या होता था डायरेक्ट करंट में? V × I होता था। यहाँ पे देखो क्या होता था, हम लोग डायरेक्ट लिखते थे V × I। V भी कांस्टेंट रहता तो I भी क्या रहता था? कांस्टेंट रहता था। ये पावर इन DC है, डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट में क्या था? V भी कांस्टेंट रहता था और I भी क्या रहता था? कांस्टेंट रहता था। क्या यहाँ पे सब कांस्टेंट रहता है क्या? नहीं। यहाँ पे क्या रहता है? सब वेरिएबल रहता है। मैं मान ले रहा हूँ ये तुम्हारा DC का था, ठीक है। इन डायरेक्ट करंट, इन DC में बोल रहे हैं, ठीक है। इन DC में, ठीक है। डायरेक्ट करंट में पावर क्या होता था? V × I होता था। अब ध्यान दो, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग।
इन एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट का बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट का बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है पावर, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखो एसी में क्या होता है, अगर मैं मान लूं कि पोटेंशियल दे दिया तुम्हें V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, कुछ भी दिया रह सकता है, मैं मान ले रहा हूं कि पोटेंशियल तुम्हें क्या दिया, V इक्वल टू वी नॉट ओमेगा टी, और I कुछ, I भी टाइम डिपेंडेंट रहेगा, I इक्वल टू, मैं लिख देता हूं I नॉट, और मैं मान लेता हूं कुछ फेज डिफरेंस है, मैं मान लेता हूं दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस है, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, बस मान ले रहा हूं मैं कितना, प्लस, समझ में आ रहा है, फाई प्लस भी हो सकता है और फाई माइनस भी हो सकता है। फाई प्लस कब होता है, जब कैसा हो जाए, कैपेसिटिव, सर्किट कैसा हो जाए, प्योरली कैपेसिटिव, और माइनस कब होगा, जब सर्किट क्या हो जाए, प्योरली इंडक्टिव, ठीक है, ध्यान दो। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखो पावर यहां पे क्या हो जाएगा, टाइम डिपेंडेंट है, तो पावर इंस्टैंटेनियस पहले देखते हैं, पावर इंस्टैंटेनियस पावर, ठीक है। इंस्टैंटेनियस मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, ठीक है, इंस्टैंटेनियस हो गया, ठीक है, इंस्टैंटेनियस पावर देख रहे हैं हम लोग, तो पावर इंस्टैंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताओ, वेलोसिटी टाइम के टर्म में लिख दो, और करंट भी को किसके टर्म में लिख दो, टाइम के टर्म में, और नॉर्मल मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, इंस्टैंटेनियस पावर आ जाएगा यहां से, ठीक है, टाइम की वैल्यू पुट कर देना, आ जाएगा। यहां पे जो पूछता है ना तुम्हारा एवरेज पावर, ठीक है, इंस्टेंट नहीं तो आसान है, टाइम की वैल्यू पुट करो, जो भी पोटेंशियल आ रहा है वो लिख दो, और करंट को टाइम के टर्म में लिखो, जो भी आ रहा है इसको लिख दो, और यहां से सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा इंस्टैंटेनियस पावर, जो भी टाइम में पूछ रहा है। यहां से जो मतलब आता है समझने वाला, एवरेज पावर, ठीक है, और मेनली हम लोग जो यूज करते हैं एवरेज पावर को यूज करते हैं, ठीक है, एवरेज पावर। अब एवरेज पावर क्या होता है, ध्यान देना, यहां से टर्म आएगा, ठीक है, देखो, तो P एवरेज अगर मुझे लेना है तो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, I एवरेज लेना पड़ेगा, और क्या लेना पड़ेगा बताओ, V एवरेज, है ना, I एवरेज लेना पड़ेगा, और क्या लेना पड़ेगा, V एवरेज। अच्छा ठीक है, रहने देते हैं इसको, I के जगह पे मैं लिख देता हूं, कितना है बताओ, I के जगह पे कितना है, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब ये मत बोलना सर आप प्लस फाई क्यों माने, कुछ भी हो सकता है, माइनस फाई भी होगा तो भी सेम आएगा, लगभग मानते चलो, ठीक है, और इस पूरे का क्या लेना है मुझे, एवरेज लेना है, और V क्या है तुम्हारा, एवरेज, V कितना है, V नॉट साइन ओमेगा टी, इसका भी क्या लेना है मुझे, एवरेज लेना है, ठीक है, यहां तक नोट करो, यहां तक नोट करो। अच्छा पावर का यूनिट क्या होता है पता है ना तुम लोग को, वाट। हो गया, हो गया,
देखो, तो पावर इन एसी में क्या हम लोग देख रहे हैं, मतलब देखो डायरेक्ट करंट में पावर का तो बेसिक फार्मूला होता है, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहता है, करंट भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन अल्टरनेटिव करंट में करंट क्या करता है, पोटेंशियल और करंट दोनों टाइम डिपेंडेंट रहता है। तो यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट है, तो अगर किसी पर्टिकुलर टाइम में बोल रहा है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं बताओ, इंस्टैंटेनियस पावर। और अगर मतलब ओवरऑल पूरे साइकिल में एवरेज बोले तो एवरेज को हम लोग इस वे से चलेंगे। समझ में आ रहा है? चले आगे, नोट कर लिया यहां तक आप लोग? ठीक है, इसका फॉर्मूला आएगा, बस वेट करो, 2 मिनट वेट करो। ठीक है, इसका बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला आता है, देखो ध्यान देना। यहां से थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं, एवरेज पावर निकाल रहे थे हम लोग। देखो आई नॉट आपका कांस्टेंट रहता है और वी नॉट भी क्या रहता है, कांस्टेंट, क्योंकि पीक वैल्यू तो चेंज होने नहीं वाला है। ठीक है, तो दोनों को ऐसे ही साइड में लिख दूं, वी नॉट आई नॉट। ठीक है, कांस्टेंट है, उसका कोई एवरेज तो होगा नहीं, जितना उतना ही रहेगा। अब कितना रहेगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका एवरेज लिखना है, और इसको मल्टीप्लाई में ही है कौन सा, साइन ओमेगा टी। अब इसको रहने देते हैं, देखो ध्यान देना। साइन ए प्लस बी क्या होता है बताओ, फॉर्मूला में क्या होता है, फॉर्मूला क्या बताऊं, बिल्कुल, चलो मैं बता दे रहा हूं फिर से, जिनको भी नहीं पता ध्यान दीजिएगा इधर। साइन ए प्लस बी क्या होता है आपका, साइन ए कॉस बी प्लस, बिल्कुल, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन बी और कितना हो जाएगा, कॉस ए, और यहाँ पे कौन मल्टीप्लाई में था बताओ, साइन ओमेगा टी। एक काम करता हूँ, मैं पूरे पे एवरेज लगा दूँ, ऐसे चलेगा, क्योंकि सब तो एवरेज में ही है। समझ में आ रहा है, एरो दिया जा रहा मतलब क्या है आपका, एवरेज। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग, इधर ध्यान दीजिएगा, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो क्या आने वाला है, पावर एवरेज क्या आने वाला है आपका, यहाँ पे देखिएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना आ जाएगा बताओ, ये वी नॉट आई नॉट रहने देते हैं, क्या आ जाएगा बताओ, साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो क्या आने वाला है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहां पे कितना आ जाएगा बताओ, कॉस फाइव, और यहां पे कितना आ जाएगा बताओ, प्लस में कितना लिख सकते हैं हम लोग, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू कितना हो जाएगा बताओ, कॉस फाइव होगा, अरे साइन फाइव, सॉरी साइन फाइव होगा। ठीक है, यहां पे आ जाएगा साइन फाइव। ठीक है, सही है, सही है ना, समझ में आ रहा है। अब पूरे का एवरेज निकालना है ना, पूरे का एवरेज निकालना है। ठीक है, ध्यान देना, अब पूरे का एवरेज निकालना है। मैं तुम्हें बता चुका था, एवरेज निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था ना। ठीक है, साइन स्क्वायर का एवरेज कितना होता है, साइन स्क्वायर का एवरेज कितना होता है बताओ, 1/2, और साइन का एवरेज कितना होता है बताओ, 0, पता है ना। ठीक है, अच्छा इसको मैं कुछ ऐसा कर दूं क्या, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से नीचे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, बताया हूं मैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी कितना हो जाएगा तुम्हारा, साइन 2 ओमेगा टी, और इसका भी एवरेज कितना होगा, साइन 2 ओमेगा का भी एवरेज कितना होगा, क्योंकि सिर्फ 0, तो साइन 2 ओमेगा टी का भी एवरेज कितना होगा बताओ, 0। बस अब सबको पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या आने वाला है। ठीक है, ध्यान देना, तो अगर यहां से मैं देखना स्टार्ट करूं तो क्या आने वाला है, ध्यान देना। तो पी एवरेज, ठीक है, पी एवरेज आपका आने वाला है बताओ, वी नॉट आई नॉट, और देखो क्या आने वाला है, इसका एवरेज कितना होगा बताओ, 1/2, तो 1/2, और cos फाइव तो कांस्टेंट है, उसका हम लोग एवरेज निकालेंगे, कांस्टेंट है, एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, cos फाइव कांस्टेंट है, क्योंकि एवरेज हम लोग टाइम डिपेंडेंट उसी का निकाल रहे हैं ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा बताओ, 0, क्योंकि ये यहाँ पे क्या आ जाने वाला है, साइन 2 ओमेगा टी, और इसका एवरेज कितना होता है, 0, मतलब पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0। मतलब यहां से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एवरेज पावर आपका क्या आ गया बताइए, वी नॉट आई नॉट बाई 2, और यहां पे कितना आ जाएगा, cos फाइव, और इस cos फाइव का एक नाम है, यहां पे इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, नोट करिए यहां तक पहले।
हो गया? समझ में आ रहा है क्या हुआ यहाँ पे? हाँ बोलो। साइन और नेगेटिव कॉस में अगर इसको इंडिविजुअली 0 0 नहीं कर सकते? ऐसे भी कर सकते थे, नॉर्मल भी कर सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअली भी 0 कर दो। हो गया? के लिए मेरा ठीक रहता है। मत करो बातचीत। हो गया? चलो देखो, हटाओ मैं इसको, हटाओ। हो गया? चलिए देखिए, तो मतलब एवरेज पावर V नॉट आई नॉट बाई 2 कितना आ गया? cos फाई। यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एवरेज पावर आ गया था, एवरेज पावर आ गया V नॉट आई नॉट और यहाँ पे आ गया है cos फाई डिवाइडेड कितना है? 2। इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं, ठीक है? रीअरेंज करके लिखते हैं, ऐसा लिख दूं V नॉट बाई √2 और आई नॉट बाई √2 और इसको cos फाई अपने जगह पे। अच्छा, ये फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए, ठीक है? ये एवरेज पावर किसके लिए निकला था? फॉर कंप्लीट साइकिल, हाफ साइकिल को मत कर देना, ठीक है? फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज पावर निकला है, ठीक है? अब ध्यान दो, V नॉट बाई √2 कितना होता है? VRMS और आई नॉट बाई √2 कितना होता है? IRMS। मतलब एवरेज पावर हमारे पास क्या आ गया? VRMS और क्या हो जाएगा? IRMS और कितना हो जाएगा बताइए? cos फाई, ठीक है? ये होता है फॉर्मूला। और यहाँ पे जो cos फाई है इसको हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर, ठीक है? पावर फैक्टर, ठीक है? इसका नाम है पावर फैक्टर। मतलब ध्यान देना, यहां पे जो अल्टरनेटिंग करंट में जो पावर है ये VRMS पे, पोटेंशियल पे भी डिपेंड करता है, करंट पे भी डिपेंड करता है, और फेज डिफरेंस कितना है पोटेंशियल और करंट के बीच में उस पे भी डिपेंड करता है। समझ में आया? ठीक है? हो गया? बोलो बोलो। कल मैं पूरा हिंदी कंप्लीट कर लिया। बढ़िया, गुड। 21 चैप्टर था सर, एक दिन। अच्छी बात है। याद है बाद और उसका नाम हो गया? देखो, मतलब पावर फैक्टर यहाँ पे क्या cos फाई है। अब पावर फैक्टर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बोल देगा तो पावर फैक्टर कितना होगा? बताओ, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में फाई की वैल्यू कितनी होगी? 0। क्यों? क्योंकि करंट और पोटेंशियल क्या करता है? सेम फेज में रहता है, ठीक है? करंट और पोटेंशियल क्या रहता है? सेम फेज में रहता है। तो मैं वही लिख दे रहा हूं कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है? फॉर प्योरली रेजिस्टिव के लिए, अगर प्योरली रेजिस्टिव बोल दिया जाए, फॉर प्योरली रेजिस्टिव, तो पावर फैक्टर पहले तो फाई देख रहे हैं और यहां पे cos फाई देख रहे हैं। तो फाई की वैल्यू कितना होता है प्योरली रेजिस्टिव के लिए? 0। cos फाई कितना हो जाएगा? 1। 0 नहीं होगा, 1 होगा, ठीक है? अब देखो ध्यान से, दूसरा, अगर मैं कंडक्टिव बोल दूं, कंडक्टिव बोल रहा हूं, इंडक्टिव सर्किट, ठीक है? प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ठीक है?
इंडक्टिव बोल दो, ठीक है। इंडक्टिव में बताओ कितना होता है फाई की वैल्यू 90 डिग्री होता है ना, मतलब जो पोटेंशियल है करंट से 90 डिग्री लीड करता है लैग करता है, करंट से पोटेंशियल क्या करेगा, लीड करेगा। अगर करंट के टर्म में देखेंगे तो करंट क्या करता है, लैग करता है, ठीक है। बताओ कितना हो जाएगा फाई, जीरो। मतलब समझ में आ रहा है, अगर प्योरली इंडक्टिव हो जाएगा तो कॉस फाई कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब एवरेज पावर कितना हो जाएगा तुम्हारा, जीरो। नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तीसरा, अगर मैं मतलब तुम्हारा कौन सा बचा है, कैपेसिटिव, ठीक है, कैपेसिटिव हो जाए, ठीक है। कैपेसिटिव में भी फाई कितना होता है 90 डिग्री। इसमें देखो इंडक्टिव में क्या था, पोटेंशियल आगे रहता है और करंट क्या रहता है पीछे, है ना, पोटेंशियल आगे रहता है और करंट क्या रहता है पीछे रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, करंट आगे रहेगा और पोटेंशियल क्या रहेगा पीछे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा बताओ, जीरो। तो पावर फैक्टर फॉर प्योरली रेजिस्टिव के लिए कितना होता है 1, प्योरली इंडक्टिव के लिए कितना होता है 0, प्योरली कैपेसिटिव के लिए कितना होता है 0। बस नोट कर लीजिए। अच्छा देखो, एवरेज पावर बोल देता तो यहाँ पे एवरेज पावर डायरेक्ट क्या लिख देते हम लोग, VIRMS इंटू IRMS। यहाँ पे कितना हो जाता 0, यहाँ पे कितना हो जाता 0, बस। हो गया। हो गया, आगे बताओ। समझ में आ रहा है ना। देखो अब इसी में ना LCR सर्किट को देखते हुए चलते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। आगे चलूं मैं, हटाओ इसको मैं, ठीक है। देखिएगा, अगर मान लीजिए आपके पास LCR सर्किट दे देता, ठीक है, LCR सर्किट दे देता, ठीक है। तो LCR सर्किट में अगर मैं देखूं, मतलब कोई भी कंडीशन ले सकता हूं। चलो मैं इधर मान लेता हूं V0 R है और इधर क्या होता है उसको बताइए, V0 C, और इधर कितना होगा V0 L। अगर रेजिस्टेंस के टर्म में देखूं तो रेजिस्टेंस के टर्म में इधर R रहेगा, इधर क्या रहेगा XC, और इधर कितना रहेगा XL रहेगा ना, XL, ठीक है। अब देखो कहीं भी हो सकता है, मतलब दो कंडीशन बताया था कि अगर XL ज्यादा हो XC से तो ओवरऑल कैसा बिहेव करता है हमारा सर्किट, इंडक्टिव। और नेट यहाँ पे कितना आता है बताइए, मतलब Z इज इक्वल टू कितना होता है बताइए, R स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और ये क्या होता है फाई। अच्छा यहाँ पे कॉस फाई कितना होगा, आर वाई क्या हो जाएगा, जेड लिख दे, चलेगा, आर वाई जेड लिख दे। अच्छा देखो ये कब था, LCR सर्किट में फर्स्ट केस लिया था, ये इफ ऐसे दे दिया है कि XL ग्रेटर देन कितना है XC। चलो दूसरा केस भी लेके देख लेते हैं। मतलब पावर फैक्टर कितना आ गया तुम्हारा, LCR सर्किट बोले तो पावर फैक्टर कितना आ गया बताओ, आर वाई जेड, ठीक है। मतलब यहां से एक पावर फैक्टर हमारा आ गया है आर वाई जेड। अच्छा जेड क्या है, उसको क्या बोलते हैं, ओवरऑल इंपीडेंस, है ना, ओवरऑल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं LCR सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ध्यान दो, दूसरा केस भी ले लेते हैं, इसमें भी देख लेते हैं क्या होता है कि XL छोटा हो जाए किससे, XC से। तो यहाँ पे देखो ना, डायरेक्ट नहीं लिखूं, यहाँ पे कितना होगा R, और ओवरऑल यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना हो जाता है बताओ, क्योंकि XL, हाँ इधर कितना हो जाएगा बताओ XC माइनस XL, और यहाँ पे रिजल्टेंट हम लिखेंगे कुछ ऐसा, और Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, R स्क्वायर XC माइनस XL का होल स्क्वायर, और ये क्या रहता है फाई। बताओ यहाँ पे कॉस फाई कितना होगा, मतलब क्या होगा R बाई, मतलब समझ में आ रहा है, कैसा भी सर्किट हो ये कॉस फाई क्या होगा R बाई Z। समझ में आया क्या, ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना, मतलब देखो ये कैसा बिहेव कर रहा था इंडक्टिव के जैसा, और ये कैसा बिहेव कर रहा है कैपेसिटिव, लेकिन पावर फैक्टर क्या हो रहा है सेम आ रहा है।
ऑलवेज ये फॉर्मूला होता है। अब इतना देखने के बाद हम लोग और कुछ सोचते हैं। मुझे पता था कि पावर एवरेज का फॉर्मूला क्या था बताओ, IRMS, और क्या था बताओ, VRMS, क्या था, cos फाई, और cos फाई का फॉर्मूला क्या हो रहा है, R/Z। लिख दे तो cos फाई हो जा रहा है आपका, तो ये हो जाएगा IRMS और ये क्या हो जाएगा VRMS, और इसको कितना लिख सकते हैं बताइए, R/Z। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं। यहाँ तक बस नोट करो, पहले इसको और अरेंज करूंगा, यहाँ तक नोट करो, इसके बाद आगे बताऊंगा। यहाँ तक नोट करो। नहीं दिख रहा अंकिता? हो गया? परसों से आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो बी प्रिपेयर्ड। आज कंप्लीट नहीं हो पाया, क्या? आज कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं, थोड़ा सा बच्चा रहेगा, तो कल नहीं हो पाएगा। कल हो जाएगा। कल ही स्टार्ट हो जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली कल ही स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, परसों नहीं, कल ही से स्टार्ट हो जाएगा। मैं कल परसों बोल रहा हूँ, कल ही से स्टार्ट हो जाएगा न्यू चैप्टर रे ऑप्टिक्स। क्लास अभी कुछ मिस मत करना, रे ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान, ठीक है? मतलब फ्री में मार्क्स दे देगा, 16 मार्क्स तुम्हें, 16 मार्क्स फ्री में दे देगा। और वेव ऑप्टिक्स को भी इंक्लूड कर ले तो मान के चलो 5 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क्स। क्या हुआ रोशनी? सोच रहे हो मुझे तो रे नहीं पढ़ना, मैं खुद ही रोशनी। हो गया? लिख लिए? संध्या सोच रही है कि मुझे रोशनी की ज्यादा जरूरत है ना? चलो देखो ध्यान से यहाँ पे, अरे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा देखो, ये फॉर्मूला में पता है आई नॉट को क्या लिख सकते हैं, वी नॉट बाय जेड लिख सकते हैं क्या? yes, लिख सकते हैं ऐसा? आई नॉट को वी नॉट बाय जेड लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? अच्छा ठीक है, एक काम करो, इसी को रिलेशन यूज करके मैं √2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूं, तो ऐसा हो जाएगा क्या, वी नॉट बाय √2 और कितना हो जाएगा जेड, और ये कौन है? मतलब यहां से रिलेशन क्या आ रहा है, IRMS इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, VRMS बाय Z। लिख सकते हैं ऐसा? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक छोटा सा स्टेप, बस एक छोटा सा स्टेप बचा था बस। देखो तो एवरेज पावर यहाँ पे आपका क्या हो जाने वाला है, किसी एक टर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। IRMS को ऐसा लिख दूं, VRMS बाई कितना हो जाएगा Z, और VRMS अपने जगह पे, और कितना हो जाएगा बताओ, R बाई Z। तो कितना लिख सकते हैं बताओ, VRMS स्क्वायर R डिवाइड हो कितना हो जाएगा बताओ, Z स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका एवरेज पावर का फॉर्मूला। अब इसी को थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं, VRMS को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, IRMS इंटू Z। ठीक है, तो यहां से एवरेज पावर IRMS का टर्म में कितना हो जाएगा बताओ, कितना लिख सकते हैं, IRMS स्क्वायर और कितना हो जाएगा Z स्क्वायर, और नीचे भी कितना होगा Z स्क्वायर R। कोई भागेगा क्या, मतलब क्या आ जाएगा IRMS स्क्वायर इंटू R। दिस इज द पावर, एवरेज पावर ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। नोट कर लीजिए जल्दी।
एक खतरनाक लगा क्या? देखो ये यहां पर ध्यान देना, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई जेड होता है, दोनों से रूट टू से डिवाइड किया। अब आई नॉट बाई रूट टू क्या होता है? आई आर एम एस। वी नॉट बाई रूट टू क्या होता है? वी आर एम एस। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या होगा? वी आर एस बाई जेड। अब वही उठा के पुट कर दिया, आई आर एस की जगह पे पुट कर सकता हूं मैं वी आर एस बाई जेड, तो पुट कर दिया, कितना होगा? वी आर एस स्क्वायर बाई जेड, जेड और जेड कितना? जेड स्क्वायर। अब फिर से वी आर एस में जगह पे क्या लिख सकता हूं? आई आर एम एस इंटू जेड। अब इसको सॉल्व कर दिया। नहीं समझ में आ रहा उसमें? कहां से फिर से बताऊं? यहां से वी आर एम एस की जगह पे क्या लिख सकते हैं बताओ तो? आई आर एम एस इंटू जेड कर सकते हैं, तो आई आर एम एस स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर, और नीचे भी जेड स्क्वायर था, उड़ गया, तो बचा क्या? आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। नहीं समझ में आया? आ गया? जल्दी करिए। नहीं समझ में आ रहा है क्या? हो गया? चलो अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा ना, बिना क्वेश्चन का समझ में नहीं आएगा। करें आगे? चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं जो ज़्यादा समझ में आएगा। हटाऊं? जल्दी से, आपको छापने में टाइम नहीं लगाता। हटा रहा हूं मैं। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो। चलो v इज इक्वल टू दे देता 100 साइन 100t, ठीक है, कुछ ऐसा दे दिया था, ध्यान देना, ठीक है। तुम्हें दे दिया है L इज इक्वल टू दे दिया है L इज इक्वल टू, चलो वही लेते हैं 0.1 हेनरी, और कैपेसिटेंस ले लेते हैं, कितना था पिछले वाले क्वेश्चन में? कितना था? 500 माइक्रोफराड, और ये ले लेते हैं 3 ओम। चलो वैसे ही रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड फर्स्ट पावर फैक्टर, दूसरा पूछा जा रहा है एवरेज पावर, ठीक है, पावर फैक्टर एंड एवरेज पावर निकालने के लिए बोला जा रहा है। कोशिश करिए सॉल्व करने का। अरे अभी सॉल्व करो, पलट के नहीं देखो, बंद करो उसको, चीटिंग नहीं करना है। या सामने चीटिंग करने में डर नहीं लगता तुम्हें? ऋषिका को देखो, ऋषिका को देखो, वो भी बैठी है। अरे पावर फैक्टर क्या होता है यहाँ पे? आर बाई जेड। पलटना मना है रोशनी, मैं तो चीटिंग करूंगी, है ना, दिमाग में चलता, मैं तो चीटिंग करूंगी। अच्छा ये होता है स्मार्ट वे में चीटिंग करना? नहीं, मैं तो बगल वाले का हेल्प कर रही थी। चलिए मैं बता दूं। हाँ वही तो, आराम से कितना आ जाएगा? 3/5, ठीक है। चलिए एवरेज पावर निकाल दीजिए फिर।
चलिए हो गया। सर 6 हाँ मैं रुका हूँ, देखो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। 200 अच्छा ठीक है, 200 क्या एम्पियर वॉट। चलो देखो ध्यान देना, ये पावर फैक्टर निकालना तो बहुत आसान था, ठीक है। फाई निकालना पड़ेगा। फाई कैसे निकालेंगे? फाई क्या होता है? आर बाई जेड, और जेड का फॉर्मूला कितना होता है? अंडर रूट आर स्क्वायर, जो भी होगा एक्सी माइनस एक्सएल, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, जो भी बड़ा होगा उसको कर देंगे। अब एक्सएल एक्सी कैसे पता करेंगे? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। आर पता है हमें, आर कितना दिया है? 3। अच्छा एक्सएल कैसे निकालेंगे बताइए? एक्सएल कैसे निकालेंगे? क्या होता है एक्सएल? ओमेगा एल। ओमेगा कहाँ दिया ही नहीं ओमेगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे दिया है। कितना होगा बताइए? 100। और एल की वैल्यू कितना दिया है? 0.16। 0.16 मतलब कितना होता है बताइए? 16 मीटर ओम। कितना होगा? 16 ओम, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा? रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। अच्छा एक्सी कैसे निकालेंगे बताइए? ओमेगा सी। तो चलिए फिर से कितना होगा? 1/100, और कितना दिया आपका? 500 माइक्रोफराड, मतलब 10 टू द पावर क्या करेंगे? -6। कितना आ जाएगा बताइए? 20 ओम। ये पहले भी बना चुके थे हम लोग, है ना? ठीक है देखिए, तो अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ से हम लोग इम्पिडेंस निकाल सकते हैं। इम्पिडेंस कैसे निकालेंगे बताइए आप लोग खुद से? Z इज इक्वल टू कितना होता है? आर स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 20 माइनस 16 का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर। इट मींस कितना आ जाएगा? 5 ओम। मतलब Z की वैल्यू कितना आ गया? 5 ओम। चलो अब ये यहाँ से तो हो गया बस आसान हमारा। तो cos फाई होता क्या है बताइए? R बाई Z। R कितना है? 3 एड ये क्या है? 5, मतलब 0.6 हो गया। चलो ठीक है, देते हैं। अब हमें निकालना है पावर एवरेज। एवरेज पावर कैसे निकालेंगे हम लोग? एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग बताइएगा? मतलब आई आर एम एस स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा? आर। आई आर एम एस कैसे निकालेंगे हम लोग? आई आर एम एस कैसे हो जाएगा तुम्हारा? आई नॉट बाई रूट 2। अच्छा ठीक है, फिर आई नॉट कैसे निकालेंगे? बिल्कुल, आई नॉट कैसे निकालेंगे हम लोग? वी नॉट बाई जेड। अरे ये एकदम क्वेश्चन मार्क बना के क्यों देख रहे हो चेहरा? आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2 होता है? होता है फुल साइकिल के लिए ऐसा, ठीक है, कंप्लीट साइकिल के लिए। और आई नॉट के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? वी नॉट बाई जेड। क्या समझ में आया? अच्छा वी नॉट तो मुझे पता ही नहीं है। कितना है वी नॉट? 100। इसके पड़ोस में जो रहता है वो कौन रहता है? वी नॉट रहता है, पीक पोटेंशियल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताओ? 1 बाई रूट 2 और 100 बाई कितना हो जाएगा बताओ? 5, मतलब कितना हो जा रहा है? 20 बाई रूट 2। कितना लिख दो? 10 रूट 2 लिख दो, चलेगा? लिख दो 10 रूट 2, बस खत्म हो गया। सॉल्व कर देते हैं इसको, पुट कर देते हैं। पी एवरेज हो जाएगा 10 रूट 2 स्क्वायर, और आर कितना दिया है? 3 तो 6 कितना आ जाएगा बताओ? ये 200, और ये कितना हो गया? ये तो कितना हो जाएगा बताओ? 600, और यूनिट क्या हो जाएगा आपका? क्या समझ में आया है नहीं है? टफ था क्या? थोड़ा कैलकुलेशन था, उतना तो तुम लोग समझदार हो। हो गया 46 हो गया। नोट कर लिए? बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन? बन जाएगा इस तरह से क्वेश्चन ना? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ छापो छापो, मैं फंडामेंटल राइट को कभी वायलेट नहीं करता हूँ। अच्छा हमारे टोटल कितने फंडामेंटल राइट है पता है तुम लोग को?
चलो देखो, बाद में बताऊंगा, हम लोग अभी पॉलिटी की क्लास नहीं कर रहे। हटाओ इसको। हो गया समझ में बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन अब? ठीक है, हटाते हैं इसको, हटा रहा हूँ। चलो अब एक इंपॉर्टेंट टर्म और है, उसको बता देता हूँ। ग्राफ बताता हूँ, ग्राफ नहीं बताता रेजोनेंस में, ठीक है। ग्राफ ऑफ Z वर्सेस फ्रीक्वेंसी in जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इन रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है, जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इन रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। एन देखो ध्यान से, ये हम लोग ग्राफ देखने वाले हैं जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। ये जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी कैसे होगा? जेड का फॉर्मूला, जेड है कौन? इम्पीडेंस। फॉर्मूला क्या होता है इसका? अंडर रूट आर स्क्वायर क्या होता है? प्लस, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। मुझे फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना है, तो आर स्क्वायर, एक्सएल को क्या लिख सकते हैं बताओ? ओमेगा एल, और एक्सी को कितना लिख सकते हैं? 1/ओमेगा-c का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देना, आर स्क्वायर और क्या लिखते हैं? ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2πf, आ गया ना फ्रीक्वेंसी, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा? 1/2πf c का होल। अच्छा ठीक है, एल यहाँ पे छूट गया था, है ना? तो ये था। अब ध्यान दो, अब यहां से अगर आ जाएगा कि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम हो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, यहां से सोचने की कोशिश करते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जा रहा है, देखना, एफ इज मैक्सिमम, बहुत ज्यादा हो, ठीक है, एफ बहुत ज्यादा हो, ठीक है। अच्छा पहले कम वाला लेते हैं तो ग्राफ बनाने में अच्छा लगेगा। पहले कम वाला लेते हैं, उसके बाद ज्यादा वाला लेंगे, ठीक है। फर्स्ट केस है एफ जो है तुम्हारा ये मिनिमम हो जाए, बहुत कम हो जाए। अब ध्यान देना, एफ अगर मिनिमम होगा तो ये वाला टर्म भी क्या होगा बताओ? मिनिमम होगा। लेकिन ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब इंपेडेंस की वैल्यू मैक्सिमम, मतलब जो जेड होगा ये क्या हो जाएगा बताओ? मैक्सिमम होगा। नहीं समझ में आया? आ गया? दूसरा कंडीशन देखते हैं। एफ क्या हो जाए आपका? मैक्सिमम। अगर एफ मैक्सिमम हो जाएगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? मिनिमम, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। फिर भी जेड क्या होगा? मैक्सिमम। मतलब इसके दोनों हाथ में लड्डू है ना? इसको फर्क ही नहीं पड़ता है, एफ मिनिमम है तो भी मैक्सिमम आ रहा है, ये मैक्सिमम है तो भी मैक्सिमम आ रहा है। ग्राफ को सोचना कुछ ऐसा, ये स्क्वायर वाला टर्म है, ठीक है। तो जो ग्राफ को सोचना कुछ कैसा ग्राफ बनने वाला है, ठीक है, ध्यान देना। ये जो ग्राफ है कुछ पैराबोलिक टाइप से बनेगा और ऐसा जाएगा। देखो ये z वर्सेस फ्रीक्वेंसी लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा जा रहा है, थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ। सबसे कम रेजिस्टेंस कहाँ पे होता है? जब रेजोनेंस कंडीशन आ जाए। रेजोनेंस कब होता है तुम्हारा? और उसको मैं F0 मान लेता हूँ। रेजोनेंस कंडीशन को क्या मानता हूँ? F0 मान लेता हूँ। और यहाँ पे तुम्हारा Z किसके बराबर हो जाएगा बताओ? R के बराबर। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? R के बराबर। समझ में आया? ये तुम्हारा रेजोनेंस कंडीशन है, इसको लिख देते हैं रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। देखो ध्यान देना, अगर f मिनिमम था तो भी z की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम। f मैक्सिमम है तो भी z की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है। z की मिनिमम वैल्यू कब होती है? रेजोनेंस कंडीशन में किसके बराबर होता है? r के बराबर। समझ में आ गया ग्राफ? नोट कर लीजिए जल्दी। यहाँ पे z मिनिमम होता है, लिख देता हूँ, z मिनिमम होता है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, z मिनिमम किसके बराबर होता है? r के बराबर। क्या हुआ? कुछ डॉट है रोशनी? किसी पॉइंट पे मैं प्रकाश डालूं?
बोलेगी मैं अपना नाम चेंज करके आऊँगी यार। पर चले मैं तो रे ऑप्टिक्स का क्लास अटेंड नहीं करेंगे सर, मेरा मजाक उड़ा के रख देंगे। ये पोलाइट वार्निंग था कैसे? क्या? नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। रे ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो पता है तुम लोग ना 12th को भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना तो तुम्हारे 27 to 28 क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। क्या हुआ? बीच बीच में अजीब अजीब आवाज आते रहते हैं। हो गया? लिख लिए? जल्दी छापो, छापने में टाइम नहीं लगाते हैं। सर मम्मी लगा रही है। क्या? तुम ज्यादा ही फैला दिए। चल कोई नहीं, समझने से मतलब है। हो गया? अरे समझ में आया कि बस बना दिए सही? हाँ बना देते हैं जैसा बना दिए। देखो ना यहां से देख रहे थे हम लोग, अगर आपका फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो जेड क्या हो रहा था? मैक्सिमम। एंड यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम तो जेड भी क्या हो रहा था? मैक्सिमम। इसको सॉल्व करूंगा ना तो ये पैराबोलिक कुछ टाइप से करवाएगा, तो इसलिए ऐसे बनाया हूं मैं। समझ में आया? हम बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स है। एफ नॉट यही तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। एफ नॉट क्या? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जहां पे मतलब दोनों बराबर हो जा रहा है। एफ नॉट क्या है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अभी तो रेजोनेंस लिखा हूं मैं, यहीं पे तो रेजोनेंस हो रहा था। अच्छा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी टाइप से लग रहा था क्या सोच के? ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे दोनों मतलब XL इज इक्वल टू XC हो जाता है ना, वहां पे जो फ्रीक्वेंसी रहता है उसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या? ग्राफ में, हाँ तुम्हारा ध्यान कहीं और था, है ना। मैं क्या बोला कि F मिनिमम जब था तो Z की वैल्यू क्या हो रहा था? मैक्सिमम। तो देखो मैक्सिमम हो रहा है इधर, ठीक है। फिर अगर F मैक्सिमम है तो Z भी यहाँ पे भी क्या हो रहा है? मैक्सिमम। और ये ग्राफ ऐसे ही क्यों बना? तो यहाँ से अगर इसको ब्रैकेट ओपन करूंगा ना तो कुछ आएगा, ठीक है, पैराबोलिक टाइप से आएगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसे बनाया हूं मैं। समझ में आया? हम लोग मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा एंटर नहीं कर रहे हैं अभी, बस इतना याद रखिए। हो गया? हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर इंपेडेंस मैक्सिमम है तो करंट की वैल्यू क्या होगा? इंपेडेंस मैक्सिमम है तो करंट क्या होगा? मिनिमम। मतलब अगर करंट का ग्राफ बनाओ तो जस्ट उल्टा नहीं हो जाएगा? जस्ट उल्टा हो जाएगा। मतलब ये मतलब सबसे मैक्सिमम करंट का फ्लो होगा जब तुम्हारा रेजोनेंस कंडीशन है। समझ में आ रहा है? क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, तो करंट वर्सेस एफ का ग्राफ भी बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। हटाओ इसको, हटाओ, ठीक है। देखो अगर आपसे अगर बोल दिया जाए कि करंट वर्सेस एफ का ग्राफ बनाइए, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आपको बनाना है, ठीक है, इन LCR सर्किट, ठीक है। करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का अगर आपको ग्राफ बनाना है तो हमें पता चल रहा है कि ये करंट आपका इधर फ्रीक्वेंसी है, तो कुछ ऐसा जाएगा, मतलब ये मिनिमम होता है, कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। समझ में आया? एक पॉइंट पे मैक्सिमम होगा करंट। कहां पे मैक्सिमम होगा बताओ? रेजोनेंस कंडीशन में। क्यों? बिकॉज यहां पे रेजिस्टेंस क्या होता है? मिनिमम होता है, ठीक है। ये रेजोनेंस कंडीशन है, ये रेजोनेंस कंडीशन है, ये रेजोनेंस कंडीशन है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है, इंपिडेंस बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ओवरऑल इंपिडेंस बोलते हैं। जो इंपिडेंस होता है वो क्या होता है बताओ? मिनिमम होता है। इंपिडेंस अगर मिनिमम रहेगा तो करंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। हाँ बोलो। कैसे बोल सकते? R by Z लेते हैं, है ना? तो इसका मतलब है कि Z और R आपस में डायरेक्टली
तो फिर Z बढ़ेगा तो R बढ़ेगा और R बढ़ेगा तो I घटेगा। नहीं ऐसा नहीं, आर बार कांस्टेंट रहता है, आर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। कुछ भी लॉजिक लगा रही है तुम कर दो, आर तो कांस्टेंट रहता है ना, आर थोड़ी ना चेंज हो रहा है, इम्पिडेंस चेंज हो सकता है, आर कांस्टेंट। चलो देखो ध्यान देना, हो गया यहाँ तक समझ में आया आप लोगों की नहीं आया, या छाप दिया बस डायरेक्ट। चलो अच्छा, पावर का फॉर्मूला यहाँ पे भी क्या होगा, पावर यहाँ पे भी क्या होगा तुम्हारा, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, है ना, लिख सकते हैं आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। हो गया। चलो इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, हो गया, चले आगे, ठीक है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, नोट पॉइंट करके एक लिख लो, तो एक पॉइंट लिखो, तो लिखो एक पॉइंट लिखना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैन बी चेंज, नोट पॉइंट करके लिखना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैन बी चेंज by changing value of capacitance and inductance, value of capacitance and inductance, क्योंकि देखो ना, ध्यान देना, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आया था तुम्हारा, क्या आया था, फॉर्मूला क्या था बताओ, 1/2 पाई अंडर रूट कितना था, LC, है ना, यही तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी था ना। इसको F0 से दिखा देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ, L पे और C पे, तो बोल रहा है कि इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जा सकता है। कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, मतलब L और C को चेंज करके हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको चेंज करने के लिए L चेंज होगा, L को चेंज कर दो या फिर C को चेंज कर दो, उससे हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहां से तुम्हें देख के लग रहा है कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस चेंज होने से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो मतलब मैं आई मैक्सिमम लिखा हूँ, इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है बताओ, आई मैक्सिमम कितना होगा, V0 बाई Z, और Z की जगह क्या आएगा, R, समझ में आया। आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा, V0 बाई R, लिख लेना इसको, ठीक है, वहां पर नहीं लिख पाया था मैं। आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा, V0 बाई R। Z की जगह R क्यों लिख दिया मैं यहाँ पे, क्योंकि वो रेजोनेंट में, बिल्कुल, रेजोनेंस में Z किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है, पता है ना। ये छोटी छोटी बात यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखते जाना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इस पे ही ग्राफ बना देता हूं, ग्राफ तुम्हें बता दिया जाएगा, इस ग्राफ को बता देता हूं। देखो ये इस पॉइंट से कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, इसके इससे रिलेटेड ग्राफ बना देता हूं, आपको ऐसे दे दिया जाएगा, ठीक है। बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, कुछ ऐसा दे दे रहा है, ठीक है। ये मान लो आई है, ठीक है, और आई है, और इधर मैं ले लेता हूं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक ग्राफ ऐसे दिया है, ठीक है, और यहां पे जो रेजिस्टेंस है तुम्हारा दे दिया है, रेजिस्टेंस R है, मैं मान लेता हूं रेजिस्टेंस जो दे दिया ना R है, इसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग ऐसे लेता हूं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जो मैक्सिमम था इसके करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस है R है, और यहाँ पे जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है मैं मान लेता हूँ F इज इक्वल टू F0 है। उसके बाद बताऊँ क्या किया है, एक और ग्राफ बना दिया और रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया गया, ठीक है। यहाँ पे मान लो रेजिस्टेंस 2R था और यहाँ पर रेजिस्टेंस R था, तो देखो रेजिस्टेंस बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, करंट की वैल्यू चेंज हो जा रहा है, ठीक है, उल्टा कर दिया मैं,
करंट के उल्टा कर दिया, उसको R लिखना था, ठीक है। इसको R लिखता हूँ और इसको 2R लिखता हूँ, ठीक है। उल्टा कर दिया मैं, इसको हटाने दो। हाँ देखो, ध्यान देना, इसको 2R लिख रहा हूं, ठीक है। देखो 2R लिख रहा हूं तो करंट कुछ आ रहा है, ठीक है, और R लिख रहा हूं तो देखो R के चेंज होने से मैक्सिमम करंट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। बिकॉज मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला क्या, बताओ मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, V नॉट बाई रेजिस्टेंस या इंपिडेंस बोलते हैं, V नॉट बाई जेड लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। V नॉट बाई क्या था, Z, और रेजोनेंस के कंडीशन में Z किसके बराबर होता है, R के बराबर, Z R के बराबर होता है। मतलब मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाऊंगा तो करंट की वैल्यू क्या होगा, घटते जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, समझ में आया। हो गया। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग इस पे जल्दी से। देखो ना, रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो करंट की वैल्यू क्या होगा, घटेगा ना, करंट की वैल्यू घटते जाएगा, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाते जाऊंगा करंट की वैल्यू क्या होगा, घटेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बताओ क्वेश्चन कैसा आ सकता है, 2-3 ग्राफ दे देगा और बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर रेजोनेंस कंडीशन। समझ में आया। तो तुम्हें ग्राफ देख के पता लगाना पड़ेगा कि देखो अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आया। तो यहां से हम लोग इसको कर सकते हैं, समझ में आया, ठीक है। चलो हो गया, लिख लिए, बनाओ आगे, बताओ आगे। चलो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। बताऊं बताऊं बताऊं, चलो देखो ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन। मैं मान लेता हूं L इज इक्वल टू 1 हेनरी दिया है, ठीक है, मैं मान लिया L इज इक्वल टू 1 हेनरी दिया है, और कैपेसिटेंस मान लेता हूं 200 माइक्रोफैराड है, ठीक है, 200 माइक्रोफैराड है, और ये रेजिस्टेंस तुम्हारा दे दिया 300 ओम, मैं ऐसा मान ले रहा हूं अपने मन से, ठीक है। और V जो है यहाँ पे सप्लाई कर दिया गया है, ठीक है, V जो है सप्लाई कर दिया गया है V नॉट 100, चलो आसानी रखता हूँ, साइन 100t। तुमसे पूछा जा रहा है, तुमसे ये पूछा जा रहा है फाइंड, सबसे पहला पूछा जा रहा है पावर फैक्टर, ठीक है, दूसरा पूछा जा रहा है एवरेज पावर, ठीक है, तीसरा पूछा जा रहा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और आपसे एक और पूछ देते हैं, चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, 4th वन, मैक्सिमम करंट फ्लो इन सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है। अच्छा, इसको 20 माइक्रोफैराड लेना, तो बड़ा हो जा रहा है, फिर गलत कर देगा, ठीक है। C इज इक्वल टू कितना लेना, 20 माइक्रोफैराड, ठीक है। चलो पलटना नहीं है, मतलब जल्दी से देख के छाप लो।
कल आप लोग का स्टार्ट हो रहा है न्यू चैप्टर, ठीक है, आसान और न्यू चैप्टर। कल थोड़ा देर का क्लास रहेगा इसमें, एलसी ऑसिलेशन बस पढ़ना है हमें इसमें। मैं बता दूं? नहीं सर, मैं मना रहा हूं कि तुम ही लोग बनाओ। सभी लोग ट्राई करिए इसको। चलिए मैं बता दे रहा हूं, देखो सबसे पहले तो जेड निकालो, जेड निकालना जरूरी है। जेड की वैल्यू कितना आएगा? 5 कैसे आएगा देख लेते हैं। जेड का फॉर्मूला क्या होता है? इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका? आर स्क्वायर, मान लेता हूं एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आर तो हमें पता है लेकिन एक्सएल और एक्सी नहीं पता। एक्सएल कितना होता है? एक्सी लिख दिया था, चलो 1 बाई ओमेगा सी। तो ओमेगा कितना दिया है? 100। सी कितना दिया है? 20 माइक्रोफराड। तो 10 टू द पावर कितना आ जाएगा? -6। ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा बताओ? एक्सी कितना आ रहा है? 500 ओम। एक्सएल कितना हो जाएगा? एक्सएल देखो कितना हो जाएगा? ओमेगा इंटू डायरेक्ट क्या होता है? एल। तो ओमेगा है 100 और ये है 1, मतलब कितना हो जाएगा बताओ? 100 ओम। तो यहां से अगर मैं Z निकालूंगा तो कितना आ जाएगा बताओ? 500, मतलब ये 300 का स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 400 का स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा बताओ? 500 ओम। अच्छा अब यहाँ पे पता चल गया, बताओ cos फाई कितना होगा? पावर फैक्टर कितना होता है? cos फाई कितना? R बाई Z, मतलब कितना हो जाएगा? 300 बाई 500, मतलब कितना हो गया बताओ? 3/5। चलो ये तो आसान था, ये तो आसान था। उसके बाद हमें क्या निकालना है? उसके बाद एवरेज पावर। एवरेज पावर निकाल सकते हैं हम लोग। अच्छा उसके लिए मुझे आई चाहिए। आई कैसे निकालेंगे? आई नॉट कैसे निकालेंगे बताओ? वी नॉट बाई क्या होता है? जेड। तो आई नॉट के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट बाई जेड। और वी नॉट कितना है? 100। जेड कितना है? 500 है। हाँ जेड कितना है तुम्हारा? 500। तो कितना आ जा रहा है बताओ? 0.2 एम्पियर है ना। 0. कितना है? 2 एम्पियर। बस पता चल गया। अब इसके बाद तुम्हें एवरेज पावर निकालना था तो एवरेज, या फिर इसको 1/5 लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं तो 1/5 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। अब एवरेज पावर को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? आई आर एम एस स्क्वायर इंटू कितना हो जा रहा है? आर। आई आर एम एस कितना होता है? आई नॉट बाई √2 है ना। आई नॉट बाई √2 इसको लिख देता हूँ ऊपर में। आई आर एम एस, आई आर एम एस कितना हो जाएगा? 1/5√2 होगा ऐसा। अब इसको स्क्वायर करेंगे, 1/5√2 का कितना हो जाएगा? स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 300, मतलब कितना हो जाएगा? 300 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बताओ? 50, मतलब कितना आ जा रहा है बताओ? 6। तो 6 वाट आ रहा है, ठीक है, समझ में आया? 6 वाट आ रहा है तो एवरेज पावर निकल गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसके बाद क्या निकालना था आपको? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी? डायरेक्ट निकाल दो ना। कितना होता है? F नॉट इज इक्वल टू कितना? 1/2 पाई अंडर रूट LC। सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितना है? 1/2 पाई नॉर्मल रखते हैं। L की वैल्यू कितना दिया है? 1 एंड C की वैल्यू कितना दिया है? 20 माइक्रोफराड। तो डायरेक्ट लिख दो 20 इंटू 10 टू द पावर -6। सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर 6 बाहर कितना दिखा? 10 टू द पावर -3 और कितना आएगा बताओ? ऐसा लिख दूं 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा ऐसा, ठीक है। जो भी सॉल्व करेंगे मतलब यूनिट क्या होगा इसका? फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? हर्ट्ज है ना। डायमेंशन क्या होता है?
टी पे पावर -1। अब मैक्सिमम करंट कैसे निकाल सकते हैं? मैक्सिमम करंट कितना होगा? आई नॉट के बराबर बिल्कुल, मैक्सिमम करंट कितना होता है बताओ? V नॉट बाई आर। डायरेक्ट क्या लिखेंगे? V नॉट बाई आर। V नॉट कितना है? 100 और R कितना है? 300, मतलब कितना हो जाएगा? 1/3। बस खत्म। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? ठीक है। मैक्सिमम करंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? मैक्सिमम करंट कब होता है? रेजोनेंस कंडीशन में। रेजोनेंस कंडीशन में ही करंट मैक्सिमम होता है ना। ठीक है। और मैक्सिमम करंट देखो कितना हो सकता है, मतलब यहां से लिख ही देता हूं एक स्टेप को। यहां से मैक्सिमम करंट आपको लिखना था, और मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं? V नॉट बाई आर। अब V नॉट कितना था आपका? कितना था? 100। R कितना है? 300, मतलब कितना आ रहा है? 1/3 एम्पियर, मतलब 0.33 एम्पियर हो सकता है। ठीक है, 0.33 एम्पियर। देखो नॉर्मल करंट कितना जा रहा था तुम्हारा? 0.2 एम्पियर। मैक्सिमम करंट कितना जा रहा है? 0.33 एम्पियर। नहीं समझ में आया? चलिए आज के लिए तय रखते हैं, बाकी हम लोग देखेंगे कल। तो कल का कल स्टार्ट